नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AVS क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं केमिस्ट्री से लेकर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आज से। अब इस चैनल में डेली का डेली कक्षा 11वीं केमिस्ट्री बोले तो हाँ दोस्तों, रसायन विज्ञान का डेली पेपर, मतलब सॉरी पेपर नहीं, मैं डेली का डेली वीडियो यहाँ आएगा। कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का दोस्तों डेली का डेली यहाँ पेपर आएगा, मतलब पेपर नहीं, वीडियो। डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से आपको मतलब वार्षिक अर्धवार्षिक सभी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये दोस्तों आने ही आने वाले हैं, सभी में पूरे A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपका जल्दी से 15 से 20 दिन के अंदर आपका पेपर, मतलब 2 तारीख से शुरू होने वाला है छमाही, उसके पहले मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा जल्दी से जल्दी। डेली का डेली कम से कम 2-2 4-4 वीडियो डालेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस चैनल में अब डेली के डेली पढ़ाई होने लगी है। अब से मतलब कंटिन्यू वीडियो आएंगे एक साइड से। अपने दोस्तों को बता दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अभी आपको तुरंत सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता चले। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3। इसके पहले 1-2 अध्याय है, एक अध्याय शायद रिड्यूज हो गया है, कुछ मैं उसमें बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी यहाँ से जो मेन आने वाले क्वेश्चन, मैंने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा चैनल में, लास्ट तक वीडियो देखिए, जरूर मजा ना आया तो फिर बताइए। तो अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण में गुणों के में आवर्तिता। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है, डाइबोरेन का त्रिक नियम। इन्होंने डाइबोरेन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम बताया हुआ था। क्या बताए थे? सन 1817 में जर्मन रसायन, ये वैज्ञानिक का नाम है JW डोबेराइन ने 3 तत्वों को समूहों में वर्गीकृत किया। मतलब कि इन्होंने बताया था कि जो आवर्त सारणी होती है उनको 3 तत्वों में, मतलब कि जिसे 3 तत्वों में एक साइड से उनको विभाजित किया था कि उन दोनों, अगर उन तीनों तत्वों को आप जोड़ोगे, क्या पहले पढ़ दो परिभाषा, समूह में वर्गीकृत किया। बताया कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार, जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान होती है, अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। तो देखिए मैं इसका मतलब समझाने वाला हूँ आपको, क्या कहना चाह रहा है परिभाषा में। तो दोस्तों ये देखिए उसमें क्या कहा है, ये पूरा समूह कहलाते हैं, ये आपके वर्ग कहलाते हैं, ये सब समूह कहलाते हैं और ये आवर्त कहलाते हैं। तो उन्होंने परिभाषा में क्या कहा है, जो समूह होते हैं प्रत्येक समूह में 3 का त्रिक बनाया। जैसे आप लिथियम और ये सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को देखोगे तो इनका परमाणु द्रव्यमान देखो क्या होता है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 3, देख लीजिए। और क्या होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? लगभग 22 मतलब 23 माना जाता है। और इसका पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 39। तो इसमें परिभाषा में क्या है, देखो इन दोनों के बीच में सोडियम है, तो क्या कहा, 3 का त्रिक बनाए थे। क्या बोले थे? पहले और दूसरे द्रव्यमानों के, मतलब इनका योग का औसत तीसरे का द्रव्यमान होगा। तो पहले का द्रव्यमान क्या है, मान लो पोटेशियम का 3 प्लस और इसका लिथियम का 3 और पोटेशियम का 39, ये हुआ और 39। तो इसमें क्या कहा है कि इन दोनों का जो का औसत है, मतलब बटे 2 हो जाएगा। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 42 और इसका बटे 2, सॉरी देखिए लिथियम का है परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, तो इसका 7 हो जाएगा। यहाँ ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, और 39 7 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और इसका 2 से डिवाइड करोगे 23। मतलब उन्होंने ये बताया था कि क्या कहा परिभाषा में, अब देखो कि 3 समूहों का त्रिक, जो बताया मैं समूह अभी आपको आवर्त सारणी दिखा के, इनमें से समूह को जो बताया था कि 3 समूह का मतलब वो बनाए थे इन्होंने। क्या बताया था उन्होंने कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार, जो बीच वाला, मतलब बीच, यहाँ लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के बीच में सोडियम है, तो बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है अन्य 2 आइड साइड के तत्वों को, जिसे इनके तत्वों का योग बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। अगला भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का आप मान लीजिए 35.5 है, याद करना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना माना जाता है, 2 गुना होता है समथिंग। और ये आयोडीन का परमाणु भार कितना? 123। तो अभी मान लो हमको 80 नहीं पता है, तो इन दोनों का योग करोगे तो और बटे 2 करोगे तो लगभग 81.25, मतलब कि लगभग 80 के समान आता है। तो इन्होंने यही बताया था कि हर एक, मतलब 3 तत्वों के
द्रव्यमान का मतलब दो आइट साइड के तत्वों का योग करोगे तो तीसरे तत्व का बीच का औसत जो होगा लगभग उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। यही डोबेराइन का ट्रिक था। केवल नॉर्मल परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, इतना याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है डोबेराइन, डाइबोराइन या डोबेराइन जो भी पढ़ो का त्रिक सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, किसके था, तो परमाणु भार या परमाणु भारों के द्रव्यमान बोलते हैं, तो परमाणु भार के नियम पर बनाया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा दोस्तों। मैं अच्छे से इसको एक साइड से बताने वाला हूँ, एक भी समझ में ना आए तो बताइएगा। न्यूलैंड से वैज्ञानिक ज़्यादा इसमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जान लो जॉन न्यूलैंड और इसकी खोज 1856 ईस्वी में मतलब बनाया गया था। समान गुण रखने वाले तत्वों को समूहबद्ध किया गया, मतलब समान गुण जैसे कि भौतिक गुण जो जैसे प्रदर्शित करता है उसके अनुसार, जिसे किसी का संयोजकता परमाणु क्रमांक मतलब कि उसके संयोजकता के अनुसार जो जैसे संयोजकता करता है उसको मतलब बोला जाता है गुण, समान गुण प्रदर्शित करता है ये चीज में। तो विकर्ण संबंधों में भी सब रिलेट रहता है। तो बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर एक आठवां तत्व अपने पहले तत्व के समान रहता है। मतलब कि बताया गया है कि पहले तत्व अगर रखोगे उसके हर एक आठवां वाला तत्व उसके पहले तत्व के जैसे बराबर समान गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे कि आपको आगे समझाने वाला हूँ, जैसे कि संगीत का हर आठवां स्वर पहले तत्व के समान होता है। जिसमें संगीत बताया गया उदाहरण सारे गामा पाधा नी, मतलब ये बताया गया है कि जो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो बताया गया है कि जो ये लिथियम है हर एक आठवां मतलब कि फ्लोरीन के बाद आने वाला तत्व, सॉरी हर एक आठवां तत्व मतलब फ्लोरीन जो है लिथियम के समान प्रदर्शित गुण करेगा। ये देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ आगे। जैसे सोडियम मैग्नीशियम Mg होगा, सॉरी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस और ये सल्फर क्लोरीन। तो इसमें देखिए दोस्तों आप अभी बताइएगा, इसमें मैं बता रहा हूँ सोडियम का। आप जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो पहले कक्षा में 2 भरेगा और दूसरे कक्षा में 8, 4 8, पहले में 2 दूसरे में 8 और लास्ट कक्षा में क्या बचेगा, 1 बचेगा। एक संयोजकता ही पर मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो लास्ट कक्षा में 1 होता है। और ऐसे ही सेम सोडियम के बाद क्या है क्लोरीन का। अभी आपको क्लोरीन का बना के मैं दिखा रहा हूं। क्लोरीन का क्या होता है, पहले कक्षा में 2 भरेगा, दूसरे कक्षा में 8 भरेगा, तीसरे कक्षा में भी 7 भरेगा 7। तो इसमें मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2 8 7। तो ये बताया गया है इसमें सेम गुण ये प्रदर्शित करते हैं कि देखो ये अगर इसको एक 7 तत्व मिल जाए, 7 तत्व मिल जाए अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्वतंत्र हो जाएगा। और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अष्टक पूर्ण के स्वतंत्र हो जाएगा। तो यही इसमें समझाया गया है कि हर एक आठवां तत्व कुछ कुछ समान गुण प्रदर्शित करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि मतलब कि हर एक आठवां तत्व समान स्वर प्रदर्शित करता है। और ये देख लीजिए एक ये लोथर मेयर व्यवस्था होती है। इन्होंने लोथर मेयर ने केवल इनके तत्वों के भौतिक गुणों पर प्रदर्शित किया था। तत्वों के भौतिक गुणों पे क्या बताया था कि तत्वों के जैसे भौतिक गुण जो बाहर से दिखते हैं, क्वथनांक मतलब कितने आयतन में उबलने लगते हैं, गलनांक कितने आयतन में गलने लगते हैं और उसका आयतन वजन कितना है, इसके अध्ययन पर उन्होंने एक आरेख बनाया था। उसको मैं आरेख को आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए। तो इन्होंने क्या बताया था लोथर मैन ने कि जो क्या होता है, लोथर मैन ने उन तत्वों के भौतिक गुण जैसे गलनांक क्वथनांक आयतन आदि का अध्ययन किया और समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के साथ ग्राफ आरेखित किया। मतलब कि जो गुण था भौतिक गुण और उसके परमाणु भार के साथ एक ग्राफ स्थापित किया। तो वो देखिए ग्राफ में बना के आपको बता रहा हूं। तो ये पहले विशेषता पढ़ लीजिए कि प्रबल विद्युतनीय तत्व जो प्रबल होते हैं क्षारी तत्व जितने समूह 1 के तत्व मतलब एस ब्लॉक की बाद में आएगा, लेकिन क्षारी धातु पहले नहीं बटा था क्योंकि ये हम मेंडलीव का आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, बाद में आधुनिक आवर्त सारणी आया था। तो लिथियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम इन वक्रों को शीर्ष पर पढ़ते थे, मतलब इनको शीर्ष में रखा गया था। और दूसरा क्या था, कम विद्युतनीय तत्व क्षारीय मृदा तत्व मैग्नीशियम कैल्शियम और Sr बिरेलियम, इनको क्या है वक्र के उतार पर रखा गया था, मतलब कर्व बना के दिखा रहे। तो आपको बता रहा हूँ क्या बताया, प्रबल विद्युतनीय तत्व जो क्षारीय लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये क्या शीर्ष पे रखा गया था। तो ये देखिए ग्राफ लिथियम और ये सोडियम ये पोटेशियम रुबिडियम ये
सीजियम है। तो इनको तत्व को शीर्ष पे रखा गया था, पहले यही लोथरमेयर का गुण था, मतलब विशेषता थी। और दूसरा क्या था कि कम विद्युतनी तो क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से थे, जो हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये एसआर क्या है और बेरिलियम, इनको कहाँ रखा गया था, वक्र के उतार में। ये देख लीजिए आपको एक साइड से पूरा, तो ये देख लीजिए कौन कौन से मैग्नीशियम देखिए उतार पे रखा गया है, और ये एक कैल्शियम और ये सीजियम, बेरिलियम, ये देखो एक साइड से क्रमशः मतलब वक्र पे रखा गया, उतार पे रखा गया था। और तीसरा गुण था हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वक्र के चढ़ाव पर पड़ते थे। तो आपको दिखा रहे हैं जो ग्राफ बना था वो चढ़ाने पर, ये देखिए फ्लोरीन चढ़ाने पर बन रहा है, और ये ग्राफ जब ऊपर की ओर चढ़ता है तब ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन यहाँ मिल जाएगा, और आयोडीन, ये मतलब कि कर्व जब ऊपर की ओर बनता है तब ये हैलोजन तत्व की उपस्थिति है। और आठवें समूह के तत्व वक्र के निम्निष्ठ पर पड़ते हैं, मतलब जो आठवें समूह के तत्व थे वो सबसे नीचे तत्व पर, जैसे देखो तो आठवें समूह के तत्व जैसे ये देखिए Fe, ये होता है फेरस और कोबाल्ट, ये सब आठवें समूह के तत्व है। RH और ACE, ये आठवें समूह के तत्व को सबसे नीचे रखा गया है। इसमें कुछ नहीं, 2 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव कभी कभी आ जाता है, तो आप देख लीजिएगा। केवल मतलब कि ये इत्यादि के क्षारीय तत्व जो प्रबल होते हैं उनको शीर्ष पे रखते हैं, और कम वाले मृदा तत्व मतलब वक्र के उतार पर रखते हैं, ये याद रखिएगा। और हैलोजन को चढ़ाव पर रखते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि लोथरमेयर अभिक्रिया मतलब जो नियम बना था वो हैलोजन तत्व कहाँ रखा जाता है, तो वक्र के चढ़ाव पर पड़ते हैं, और आठवें समूह के तत्व सबसे नीचे निम्न पड़ते हैं। तो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी। इन्होंने मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दिया था, उसका नियम क्या बताए थे कि सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों को उनके संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार उसे कहा था आवर्त नियम कहते हैं। जिसके अनुसार मेंडलीव का आवर्त नियम का नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं दोनों, ये तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति आ जाता है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे निर्भर, किसके आवर्ती फलन होते हैं, तो याद रखिएगा परमाणु भार के। मतलब इन्होंने जो बताया था पूरा परमाणु भार पर फोकस किया था, ना कि परमाणु क्रमांक पर, पूरा परमाणु भार पर इसमें बेस्ड करके इन्होंने एक मेंडलीव की आवर्त सारणी बताए थे, जो कि उसकी कुछ कमियों के वजह से उसको हटा दिया गया, और इसके बाद मतलब कि न्यू आधुनिक आवर्त सारणी फिर लाके उसमें रखा गया, क्योंकि कुछ कुछ कमियां थी। अब क्या कमियां थी इसमें, नियम क्या था कि परमाणु भार पर, इन्होंने भार को देखा था ना कि क्रमांक पर, यही इनके दोष थी। तो देखिए इसमें कुछ अभी गुण क्या क्या थे। मेंडलीव के आवर्ती सारणी के मतलब विवरण बोले तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में 7 आवर्त रखे थे, 7 आवर्त थे मेंडलीव के आवर्त सारणी में, और इसमें जो समूह थे 9 समूह थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी थी, 9। बाद में फिर अभी इसको मॉडर्न बनाया गया, 9 समूह बनाए गए थे, सॉरी 8 वर्ग बनाए गए थे। और इसमें क्या क्या गुण बताया गया थे कि पहले 2 उपवर्गों को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में, और 8वें वर्ग के 3 उपवर्गों और शून्य को अलग समूह में रखा गया था। मैं आपको ये पढ़ के पूरा इसको बता रहा हूँ कैसे चाहिए, इसका पूरा क्या कहना चाहता है। तो ये बताना चाहते इसमें क्या कहा है कि पहले को 2 में, एक ये और एक 2 था, और दूसरे स्थान पे जब आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 भागों में बांटा था 2 समूहों को। इसके बाद अगला जो आएंगे चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन्होंने 10 उपवर्गों में उनको विभाजित किया था। मतलब कि समूहों का आकार बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मतलब कैसे कैसे टेबल को इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो मिलते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है अभी भी, मतलब कि अब अगला टॉपिक क्या आएगा आपका, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, क्योंकि क्या कमियों के कारण इनको हटा दिया गया था, और आगे चल के आधुनिक आवर्त सारणी, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न जो अभी चल रहा है इस टाइम पे, वो मतलब उन कमियों को सुधार कर लाया गया था। तो यही मेंडलीव की आवर्त, नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन से कमियां थी जिनके कारण उनको हटा दिया गया, मान्यता मतलब अब नहीं चलता है, वो खत्म कर दिया गया मान्यता उसका, कम मतलब कुछ गुण अशुद्धियां थी, कमियां थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।